सो नेक्स्ट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स, है ना। आईआईटी के सिलेबस में हालांकि नहीं है, मेंस में है ना, ऑफ कोर्स है एज एनसीईआरटी की वजह से। तो एक क्वेश्चन मतलब 100% ही बोल सकते हैं कि आता ही आता है इस पर। और बहुत इजी सा चैप्टर है, फॉर्मूलेबाजी है 3-4। एंड ऑफ कोर्स आपने इसका कुछ पार्ट 10th में पढ़ा होगा, है ना। 10th में भी आपने मीन, मीडियन, मोड, इन सब की बातें कुछ करी होंगी डेटाज के लिए। ग्रुप डेटा क्या होता है, क्लास डेटा क्या होता है, इस तरह की बातें। तो वो सब भी नीडेड होगा बिकॉज क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो कुछ लोगों को चीज़ भूल जाती है ना, ऑब्वियसली 10th पढ़ के आ गए तो हम छोड़ देते हैं। तो मैं उस चीज़ को भी एक बार मतलब शुरू से ही ले रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स मतलब जो भी हमें रिक्वायरमेंट है एज पर जेई, तो हम सारी बातें कर रहे हैं। मैं भी कुछ बातें आपको पता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा आपके सामने से आगे गुजर जाएगी, ठीक है ना। हेडिंग डालें स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या? कुछ डेटा को स्टडी करना। कोई भी डेटा है उसको स्टडी करके कोई कंक्लूजन निकालना या किसी चीज़ पे पहुंचना, है ना। जैसे मान लो रियल लाइफ में ये बहुत काम आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में। हम तो हालांकि बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, बट रियल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, है ना। कैसे? जैसे मान लो कोई कंपनी है ना, जैसे मान लो वो शूज़ बनाना चाहती है ना, तो जैसे या टी शर्ट्स बनाने, जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपके लिए टी शर्ट्स बनवानी है ना। तो सर्वे करा, किसी को टेंडर कॉन्ट्रैक्ट देना है, दे दिया हमने कि यार आप टी शर्ट्स वीशर्ट्स बनवा दो इनके। तो वो जैसे टी शर्ट बनवाने आए, तो उन्होंने मान लो कोई बंदा भेज दिया अपना, सर्वे करके आओ यार तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। तो जैसे मान लो किसी का एम आया, किसी का एस आया, किसी का एल आया, मतलब एक उनको एक आइडिया लेना है कि मेजोरिटी में उन्हें क्या चीज़ बनानी है। तो वो डेटा सारा रो डेटा हो गया, उसने एक पेपर पे लिखा मोहन एस, है ना, पीयूष एल, इस तरह से जो भी है साइजेस वगैरह लेके उसने जाके वो मतलब वो तो एक छोटा मोटा सेल्समैन था, उससे डेटा कलेक्ट करवा लिया, उसने आगे जाके कंपनी में दे दिया। कंपनी के अंदर क्या होगा, जो भी मैनेजर होगा या जो भी मतलब पोस्ट पे जिसका काम होगा, वो क्या उसको एनालाइज करेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाएगा कि हाँ कितने लोगों का ये, कितने लोगों का ये, है ना। फिर उससे एक कंक्लूजन निकाला जाएगा कुछ। जैसे मान लो मीन है, मीडियन है, जो भी है। अब मान लो साइजेस के टर्म्स में बात करें, सपोज M40 है, L42 है, इस तरह से जो भी है। अगर इसका यहाँ पे मीन वीन ले लें और मान लो वो आ गया 41.5, तो यहाँ पे मीन का कोई मतलब नहीं है। 41.5 नंबर का अगर वो टी शर्ट बनाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है, ना वो 40 वाले की आएगी, ना वो 42 वाले की आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमें मतलब जो है उसकी काम की कंपनी की मोड, कि सबसे ज़्यादा कौन सा साइज है। सपोज सबसे ज़्यादा M साइज है, तो M साइज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। M साइज पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अल्टीमेटली कोई डेटा से कुछ कंक्लूजन निकालना, है ना, तो उसका जो आगे है उनका यूज़ कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिस्पेक्टिव में। अल्टीमेटली कोई डेटा से कुछ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना, तो बेसिकली इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी कुछ भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें मोड इंटरेस्टेड था, है ना। मीडियन या मीन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब कुछ जगह पे एवरेज काम आ सकता है ना, मीन जिसको अपन बोलते हैं। ऐसी कुछ जगह पे मीडियन काम आ सकता है। मान लो कोई जैसे अपन गए, कोई एक आप जॉब करने गए, आप किसी कंपनी में गए, तो आपने कहा कि यार पूछा इस पे कि यहाँ पे सैलरी क्या है अमूमन एवरेज, मतलब क्या सैलरी मिल जाती है ना। तो अब वहाँ पे जो बैठा है, मान लो उस बंदे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मान लो एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लो 5 बंदे हैं उसमें, एक बंदे की सैलरी है 5 लाख रुपए, ठीक है। एक बंदे की सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है। और बाकी 3 बंदों की सैलरी है 40,000, 50,000 और 60,000, ऐसे मान लो। 40, 50 और 60, ये कितना हो गया? 150। और 5 लाख उसका जोड़ें अगर, तो कितना हो गया? 6.5, है ना। और 10,000 उसका जोड़ दें, 660। 660 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 120, 25 ऐसा कुछ आएगा ना, जो भी आएगा। तो अगर वो बंदा जो उसको आइडिया देना चाह रहा है वो उसको एवरेज दे दे कि एवरेज सैलरी तो यहाँ ये मिलती है, तो बड़ा खुश हो जाएगा, अरे यार वहाँ तो 1.25 लाख के आसपास सैलरी मिल जाती है। लेकिन देखा जाए तो वहाँ 1.25 लाख तो मिलती नहीं है। वहाँ तो क्या मिल रही है? एवरेज सैलरी तो वही 40-50 हज़ार के आसपास बोल सकते हैं। मतलब एवरेज नहीं है वो एक्चुअली, मतलब जो उसको आइडिया मिलना चाहिए था वो तो यही मिलना चाहिए था ना कि 40-50 के आसपास मिलती है। चलो 5 लाख वाला कोई बहुत कुछ स्पेशल बंदा होगा, 10,000 वाला कोई बहुत ही बेगैरत होगा, एक
अमूमन सा आइडिया देना था तो वो 40-50 बनता था, लेकिन अगर जो सामने वाले बंदे ने जो आइडिया दिया अगर वो एवरेज निकाल के दे दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो यहाँ एवरेज कोई काम नहीं आया, यहाँ पे क्या काम आएगा, मीडियन। जैसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया 10,000, 40,000, 50,000, 60,000, 5 लाख, तो मीडियन क्या होता है, सेंटर वाला पता है आपको। तो 50,000 के आसपास वो बोलेगा तो एक सही से उसको आइडिया मिलेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो डेटा से कुछ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। अब वो मेजर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मीन काम हो सकता है, कहीं मीडियन हो सकता है, कहीं मोड हो सकता है, वो सब अलग अलग चीजें, है ना। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, डेटा क्या होता है। डेटा यही कुछ भी हो सकता है, रफ डेटा, है ना, रैंडम डेटा, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनपुट। जैसे मान लो x1, x2, x3 इस तरह से, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा डेटा की बात करें तो डेटा दो तीन तरीके से हम पढ़ते हैं ना। पहला तो ये अनग्रुप्ड डेटा, दूसरा हम पढ़ते हैं ग्रुप्ड डेटा विदाउट क्लास, जिसका नाम है दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा है अनग्रुप्ड डेटा विद क्लास, या इसका दूसरा नाम है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, क्या फर्क है। जैसे मान लो मैंने कहा यार कोई टेस्ट हुआ ना, टेस्ट में 5 बच्चे बैठे, उनका स्कोर आया 3, 5, 7, 9, 10 इस तरह से, और उनके नाम है मान लो, है ना। तो x1, x2, x3, x4, या सॉरी कुछ भी है ना, अनग्रुप्ड है ना, तो ऐसी मतलब मार्क्स हैं 3, 5, 7, 9, 10, है ना। ये जैसे मान लो मैंने क्या मार्क्स है ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10, है ना। तो 0, 0, 2, 2, 3, 2, 5, 7, 9, 10 इस तरह से मार्क्स है। तो ये बस ऐसे बिखरा हुआ डेटा है ना, अनग्रुप्ड डेटा। तो ये तो अनग्रुप्ड डेटा हो गया। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने एंट्रीज डाली और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी डालते हैं, मतलब वो डेटा कितनी बार आ रहा है। जैसे एक्स आई यहाँ पे क्या क्या है, तो 0 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है और एक 10 है, और तो कोई डेटा नहीं है। अब 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार और डाल दो, 3 बार, 9 कितनी बार आ रहा है, एक बार, या 9 2 बार ला लो, 10 एक बार लगा लो ना, 10 एक बार। तो 3 2 5 2 7 2 9 12 14 15, ये टोटल 15 हो गया सिग्मा एफ आई। मतलब ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए 15, गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस डेटा को ऐसे थोड़ा ढंग से लिखना जिसमें एक तरफ एंट्री, मतलब जिस चीज की बात हो रही है, ये डेटा कुछ भी हो सकता है, हाइट है, मार्क्स है, नंबर है, साइज है, कुछ भी है। तो डेटा उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी सबकी, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड डेटा है ना, विदाउट क्लास, यहाँ कोई क्लास व्लास नहीं है। ठीक, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैं बोल दूं क्लास साइज यहाँ, ठीक, और यहाँ मैं बोल दूं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो क्लास मान लो मैंने बना दी 0 से 2, ठीक, 2 से 4, 4 से 6, है ना, या यहाँ पे 3 से 4, फिर यहाँ 5 से 6, या 7 से 8, या 9 से 10, इस तरह दो दो की मैंने क्लास साइज बना दी। तो 0 से 2 में कितने लोग हैं, 0 से 2 में 2 और 3 5 लोग हैं। 3 से 4 में 3 2 ही लोगों के मार्क्स हैं। 5 से 6 में 2 लोगों के मार्क्स हैं। 7 से 8 में 3 लोगों के मार्क्स हैं। 9 से 10 में 3 लोगों के मार्क्स हैं। तो इस तरह से जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको बोला जाता है
क्लास साइज, है ना, और ये सामने उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्रुप्ड डेटा है विद क्लास, ये ग्रुप्ड डेटा है विदाउट क्लास, और ये अनग्रुप्ड डेटा है। 3 तरीके का हमने डेटा, आई होप आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। अब इस तरह से जब डेटा दिया जाता है तो उनके बाद उनका मीन और जो भी चीजें हमें निकालनी होती है उन सब चीजों पे बात करते हैं, है ना। तो रफ डेटा इस तरह से हो सकता है आपका। क्लियर है ये सबको? हाँ जी, यस सर। ठीक। यस। अब जो भी हमने बोला सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, या फिर वेटेड मीन, है ना, कंबाइंड मीन। तो वो सब कुछ कुछ हमें पता है, कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सबको एक साथ हम लिख के बात कर लेते हैं फॉर्मली। हेडिंग डाल सकते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेज टू मेजरमेंट ऑफ सेंट। क्या क्या तरीके हैं, है ना, जो हमें पढ़ने हैं। एक तो है अर्थमेटिक मीन, है ना, या सिंपल मीन, एक ही बात है। सिंपल मीन भी बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। दूसरा है वेटेड मीन, तीसरा है कंबाइंड मीन, चौथा है ज्योमेट्रिक मीन। ये तो पढ़ा ही हुआ है हमने, बस फिर भी लिख लेते हैं, हार्मोनिक मीन, फिर मीडियन एंड मॉड। तो 3 तरह का हमने डेटा पढ़ा है। उन 3 तरह के डेटा के लिए ये सब चीजें कैसे कैसे निकाली जाती है, इन सब पे हम बात करेंगे। कुछ पार्ट आप 10th में पढ़ चुके हो, कुछ GMHM वाला पार्ट आप 11th में सीक्वेंस में पढ़ चुके हो। तो हालांकि इस चैप्टर में ये GMHM ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बट ठीक है, हाँ ये भी एक वे है। मेनली हम बात करने वाले हैं मीन और मीडियन मॉड पे, ठीक। तो सबसे पहला मीन। अब मीन हमने 3 तरह का डेटा पढ़ा है ना, टाइप 1। अभी मैं पूरे चैप्टर में ऐसे बोलूंगा जैसे वो टाइप 1 डेटा था, वो टाइप 2 डेटा था, और तीसरा टाइप 3 डेटा था, है ना। टाइप 1 डेटा मतलब अनग्रुप्ड डेटा, टाइप 2 डेटा मतलब ग्रुप्ड डेटा विद क्लास, और टाइप 3 डेटा मतलब ये टाइप 2 में बोल दो ए पार्ट और टाइप 2 में बी पार्ट, है ना। इस तरह से अपन डील कर ले। तो टाइप 1 डेटा तो आपको पता है खुला बिखरा हुआ होता है, ऐसे जैसे अभी था 3 5 7 9 2, इस तरह से कुछ भी ऐसे दे दिया आपको, हमें कुछ एंट्रीज दे दी। तो सिंपल सा पता है, मीन का ये सिंबल होता है एक्स बार। तो ये क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यही तो होता है। इन सबको जोड़ दो, 3 + 5 + 7 + 9 + 2 अपॉन कितने लोग हैं, 5 लोग। तो 3 + 8 8 7 15 2 17 और 26/5, ये आपका मीन आ जाएगा। पता नहीं है सबको, है ना। सबको जोड़ दो, टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, तो वो मीन आ जाता है। टाइप 2 डेटा जब होता है जिसमें ऐसा होता है एक्स आई और इधर एफ आई, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक टेबल बनाते हैं एक्स आई एफ आई, है ना, आपको पता होगा। इसका इससे गुणा करते हैं, यहाँ कुछ आएगा, इसका इससे गुणा करते हैं, यहाँ कुछ आएगा, इसका इससे गुणा करते हैं, यहाँ कुछ आएगा, और फिर यहाँ पे सिग्मा एक्स आई एफ आई और यहाँ पे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे जो मीन आता है वो क्या आता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पता है सबको। हालांकि ये भी वही बात है, अभी जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बात करा, हाँ, कि 3 कितनी बार, 0 कितनी बार आया था, 3 बार। 2 कितनी बार आया था, 2 बार। 3 बार। 3 कितनी बार आया था, 2 बार। 5 कितनी बार आया था, 2 बार। 7 आया था 3 बार। 9 आया था 2 बार। 2 बार। 10 आया था 1 बार। जो भी था, मतलब एक्स वाई जेड जो भी डेटा था, मान लो कोई नया डेटा भी हो सकता है। तो देखो 3 बार 0 जोड़ेंगे, 3 बार 2 जोड़ेंगे, इससे अच्छा 2 × 3 कर दें, ये 0 × 3 कर दें, ये 3 × 2 कर दें, ये 5 × 2 कर दें, ये 7 × 2 कर दें, ये 9 × 3 कर दें, ये 10 × 2 कर दें। तो जो भी ये आ गया, ये 0 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 14 आ गया, 27 आ गया, 20 आ गया, इन सबको जोड़ दिया तो सिग्मा एक्स आई एफ आई
अपॉन सिग्मा एफ आई, तो मीन आ गया, पता नहीं आपको? हाँ जी, ये पार्ट आपको पता ना, मीन ऐसे निकाला जाता है। बस, तो ये मीन हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल हमने लिया एक्स आई एफ आई है ना, 5, 12, 15, 18, 25, 27, 35, 20, 45, 17, 55, 6, ठीक है, मान लो ये है। आपसे पूछा मीन निकालो, तो मेथड 1 तो होता है डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मेथड जो हम कर रहे हैं बेसिकली क्या, सीधा एक्स आई एफ आई करो, 12, 5, 60, 18, 5, 90, 18 और 1, 9, 27, 25, 7, 175, 17 आ गया, 50 और 17, 67, 20, 510, 20, 30, 60 और 10, 70, 45, 7, 5, 35, या 17, 5, 85, 8 और 17, 4, 68, 68 और 8, 76, 6, 5, 3, 3, 6, 5, 3, 3, 33। अब आप इसको जोड़ोगे, 5 और 5, 10, 1, 6 और 1, 7, 14, 21 और 9, 30, 3, 3, 3, 6, 6, 12, 2, 14 और 14, 28। यहां से आ गया सिग्मा एफ आई, 12, 18, 30, 57, 67, 70, 83, 100, 100 हो गए, 12, 18, 30, 57, 67, 70, हाँ 100 हो गया, ठीक। तो मीन क्या आ गया, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई, सिग्मा एफ आई 2800 अपॉन 100 इक्वल्स टू 28 आपका मीन आ गया। तो ये तो बेसिक है, हमेशा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हालांकि इतना नॉलेज बहुत है ना, मीन निकालने के लिए हम यही करते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी आपने 10th में एक दो एक्स्ट्रा मेथड पढ़े होंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, कि दो और तरीके होते हैं इसको करने के। हालांकि वो कोई नई चीज नहीं है, वो जस्ट पता है किस लिए होता है, कभी कभी जैसे मान लो यहाँ से यहाँ, अब देखो मल्टीप्लाई करने में अपने को जोर नहीं आता, अपन मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी टू मेकिंग कैलकुलेशन इजी, है ना, जैसे मान लो बड़े बड़े डेटा हो यहाँ पे, कैलकुलेशन बड़े बड़े मल्टीप्लाई आ रहे हो, तो फिर उनको जोड़ना थोड़ा सा एक मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। उस कैलकुलेशन को आसान करने के पर्पज से, और कोई लॉजिक नहीं है, कैलकुलेशन को आसान करने के पर्पज से ना इसी चीज को करने का एक और तरीका बताया गया, मेथड 2। उसमें क्या बताया गया, उसका नाम है पहली बात तो एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। तो वो क्या करा गया, उसने क्या कहा, ऐसा करो भैया, ये जो आपकी टेबल है ना एक्स आई एफ आई, 5, 12, 15, 18, 25, 27, 35, 20, 45, 17, 55, 6, कि इसमें से कोई भी एक मीन मान लो ये मीन है, निकालने से पहले नाम ही ये एज्यूम्ड मीन, मान लो कि वो मीन है ना, मान लो कोई भी एक नंबर मान लो इसमें से। तो जनरली क्या होता है कि बीच का कोई नंबर मान लो, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। तो लेट इट एज्यूम्ड मीन, है ना, लेट एज्यूम्ड मीन ये है आपका, जिसको हमने ए बोल दिया, ए। तो अब हमने एक नया टेबल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं डेविएशन, है ना, दैट इज एक्स आई माइनस ए। तो देखो 5 में से 25 घटाओगे -20 आएगा, 15 में से 25 घटाओगे -10 आएगा, 25 में से 25 घटाओगे 0 आएगा, 35 में से 25 घटाओगे 10, ये 20, ये 30। अब आपको समझ में आएगा वो बीच का नंबर ही क्यों लेना है, क्योंकि उससे एक चीज 0 आ जाएगी, ये नंबर भी छोटे आएंगे, ये नंबर भी छोटे आएंगे। मान लो आपने एज्यूम्ड मीन ये ले लिया शुरू वाला, तो यहाँ वाले नंबर छोटे आएंगे, यहाँ वाले बड़े आएंगे, और अगर लास्ट से ले लिया तो यहाँ वाले नंबर बड़े आएंगे, तो फिर कैलकुलेशन तो वही रहेगी। ये तो बहुत छोटे हैं, इसमें तो अपन ने ऐसे डील कर लिया। मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज ये 3 बड़े बड़े नंबर हों, तो बीच का नंबर कोई ले लो, ताकि ऊपर नीचे से नंबर जब घटेंगे तो वो छोटे नंबर आएंगे, तो कैलकुलेशन अब थोड़ा मल्टीप्लाई छोटे नंबर को करना इजी है, बस, और कोई पर्पज नहीं। ना हमने एक नया टेबल, इसको हमने बोल दिया डी आई, है ना, डी आई एक्स आई माइनस ए को बोल दिया डी आई। नाउ एक टेबल बनाया डी आई एफ आई। भाई अब इनका गुना करना आसान हो गया ना, थोड़ा सा इजी हो गया मतलब। तो 12 इंटू -2 -240,
18 इंटू -10 माइनस 180, ये 0, ये 200, ये 340 और ये 180। देखो मुझे भी उससे कम टाइम में ये चीज मैंने कर ली। तो अब इसका सिग्मा करा, सिग्मा एफ आई डी आई, क्योंकि ये डेविएशन है, इसका एफ आई से मल्टीप्लाई करा। तो देखो ये 180 कट गया, ये 200 में से 240 जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा, इधर से प्लस 40, ये 300 बच गया, सिग्मा एफ आई डी आई। और सिग्मा एफ आई तो अभी भी क्या है, 100 ही है। तो अब पता है जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या आएगा। अब मान लो ये निकाल लिया हमने, डी बार निकाल लिया, डी बार क्या हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 300 बटा 100, ये कितना आ गया, 3। अब जो मीन का फॉर्मूला है ना एक्स आई, वो पता है ये जो डी का बार है ना, उसमें वो नंबर जोड़ दो जो आपने एज्यूम्ड मीन माना था, मतलब ए प्लस डी बार, दैट इज एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो यहां से देखो आंसर वही आ रहा है, 25 प्लस 3 28 आ रहा है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गया। क्या करना है, एक एडिशनल स्टेप है, इनमें से कोई भी एक नंबर को, बीच के नंबर को ए मान के एक नया टेबल बना लो, डी आई एक्स आई माइनस ए, ऊपर के नंबर माइनस, नीचे के नंबर 0 आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे बढ़ते क्रम में अगर होगा। तो ये एफ आई निकाल लिया, उसका मीन निकाल के उसको जोड़ दिया किसमें, एज्यूम्ड मीन में, तो आपका एक्चुअल मीन एक्स बार आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब इसी को, अब कल को कोई कहे कि सर मुझे तो और कैलकुलेशन आसान करनी है ना, मान लो कल को ये भी करके बहुत और बड़े नंबर आ रहे हैं, और एक इजी करना है, एक स्टेप और आगे चले जाए, है ना। हालांकि नीड नहीं पड़ती है, हम तो देखो इसी से काम चला लेते हैं, अपने को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान रहेगा रादर देन ये थोड़ा 1-2 स्टेप आगे जाने में। बट फिर भी जो आपने पढ़ के आए मैं आपको बता रहा हूं, तो उसका जो नाम है मेथड 3 का, दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं तीसरी बार ले रहा हूं कि एक स्टेप और आगे चलते हैं कैलकुलेशन और रिड्यूस करने के लिए। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 12, 18, 27, 20, 17, 6, है ना। तो यहां तक तो करना ही है। एक हमने मान लिया एज्यूम्ड मीन 15, 25, तो डी आई बोल दिया हमने एक्स आई माइनस ए, तो -20, -10, 0, 10, 20, 30, यहां तक तो आई गए। अब एफ आई डी आई नहीं करना, एक स्टेप और, क्या, कोई भी नंबर से ना डिवाइड कर दो, एक्स आई माइनस ए बाय एच कर दो, एच, इसको बोल दो यू आई, ठीक है ना। अब ये एच क्या है, जैसे ए हम कोई भी नंबर ले सकते थे, एच भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जनरली हम एच वो लेना पसंद करेंगे जो सबको डिवाइड करता हो। तो यहां पे सबको कौन डिवाइड करता है, 10 डिवाइड करता है, तो मैं एच की जगह 10 ले सकता हूं यहां। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने एच 10 ले लिया, अदरवाइज आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी चीज, अगर टाइप 3 डेटा होगा ना, क्लास साइज वाला, तो क्लास साइज वाले में आपको पता है, वो मैं बता दूंगा एक्स आई क्या होता है, उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से डेटा दिया जाएगा। तो जब वो इस तरह से दिया जाएगा ना, तो उसका जो क्लास का साइज होता है ना, जनरली हम वही ले लेते हैं, जैसे 10 साइज है तो 10 ले लिया। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप वो ना लो, कोई भी नंबर ले लो जो कॉमनली डिवाइड करे, तो कैलकुलेशन ईजी होती है, और कोई पर्पज नहीं है। तो मान लो मैंने एच को यहाँ पे 10 ले लिया इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो ये -2 आ गया, ये -1 आ गया, 0 आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया। देखो नंबर और छोटे हो गए, कैलकुलेशन और आसान हो गई। एक नई टेबल बनाई एफ आई यू आई, 12 इंटू -2 -24, -18, 0, 20, 34, 18। अब सिग्मा एफ आई यू आई करोगे तो आपका 30 आएगा, और इधर से सिग्मा एफ आई करोगे वो 100 आएगा। अब जो मीन का फॉर्मूला है ना, अगर आप यहां से करते हो तो वो आएगा एक्स बार बराबर, पहले सब में ए घटाया तो ए जोड़ दिया, एच से डिवाइड कराया ना तो इनटू एच कर दो, एच टाइम्स सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला लगता है ना। और याद भी आसान है, ए घटाया था तो ए फाइनल जोड़ दिया, एच सबसे डिवाइड करा था तो यहाँ पे एच मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए मतलब 25 प्लस एच कितना 10 इंटू 3, 10 इंटू 30/100, 30/100 यू बार है, ये यू बार है ना। तो बस आंसर कितना आ गया 28, आंसर वही आना था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं।
तो अल्टीमेटली ये आप पढ़ के आ चुके जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्मा मीन क्या होता है, सभी का सम अपॉन टोटल एंट्रीज। फ्रीक्वेंसी वाइज दिया तो एक्स आई एफ आई करके एक्स आई एफ आई वाले कॉलम का सम अपॉन सिग्मा एफ आई। अब उसको मीन को आप सीधा करो, अच्छी बात है, आपका मन करे ये करो, एक स्टेप आगे जाके कैलकुलेशन छोटी करना, घटा के एज्यूम्ड मीन मान के सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई में ए जोड़ दो बाद में, या और आगे जाओगे कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके इनटू एच जिससे मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, प्लस ए कर दो, फिर भी आंसर आ जाएगा। बट आई होप आपको इन दोनों की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम थोड़े से मेच्योर है तो सीधा यही करना पसंद करेंगे। बट फिर भी डेटा अगर गंदा हो तो आप इसको यूज कर सकते हो टू गेट द मीन ऑफ द डेटा। तो टाइप 1 टाइप 2 का डेटा निकालना क्लियर है, मीन निकालना ठीक, चलो चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब जो टाइप 3 डेटा होगा है ना, टाइप 3 डेटा में तो कुछ है ही नहीं। टाइप 3 डेटा में बस आपको ये समझना है कि क्लास साइज से एक्सआई कैसे पता किया जाता है ना, वो आपको आई होपफुली पता ही होगा। जैसे मान लो ऐसे दिया गया आपको डेटा है ना, टाइप 3 में सपोज क्लास ऐसे दी जाएगी, यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 या 11 से 20 या 20 से 30, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इस तरीके से मान लो कोई चीज दी हुई है तो इधर एफ आई दिया जाएगा, कुछ कुछ समथिंग समथिंग ऐसे डेटा दे देगा। अल्टीमेटली जो आपको इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करना है, अगर आपको ये टेबल मिल जाए तो आगे का काम तो कर सकते हो आप किसी भी मेथड से, चाहे तो स्टेप डेविएशन से, चाहे सिंपल एज्यूम्ड से, या सिर्फ डायरेक्ट मीन से कि एक्स आई एफ आई करा, उसका टेबल बनाया, डिवाइड बाय वो कर दिया, आंसर आ जाएगा। कर सकते हो भाई, अगर एक्स आई मिल जाए तब तो टाइप 2 डेटा में ही आ गया ना। तो अब यहां से टाइप 2 डेटा में जाने के लिए एक्स आई पता है क्या लेते हैं, इन दोनों का एवरेज लेते हैं है ना। 0 प्लस 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 बटा 2 15, 20 प्लस 30 बटा 2 25, 35, 45। नाउ ये क्वेश्चन आपका टाइप 2 में चला गया, सिग्मा एक्स आई एफ आई करो यहां पे, जो मीन आएगा वो आपका क्या आएगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपको कैलकुलेशन रिड्यूस करनी है तो आप डेविएशन आगे चले जाओ एज्यूम मीन पे, और आगे चले जाओ स्टेप डेविएशन पे, दैट इज योर चॉइस। अदरवाइज इस तरह से मीन निकाला जा सकता है तीनों टाइप के डेटा का, अनग्रुप्ड का, ग्रुप्ड विदाउट क्लास और ग्रुप्ड विद क्लास का। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बस ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना वेटेड मीन। क्या होता है ना, वेटेड मीन मतलब अब इसमें क्या है, सभी एंट्रीज को बराबर बराबर वो नहीं दिया जाता, वैल्यू नहीं दी जाती, सबका वेट है कि मान लो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा वैल्यू है, ये चीज कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि काम उसका फ्रीक्वेंसी की तरह ही है। वेटेड मीन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई नंबर है x1, x2, x3, इस तरह से xn, उनको वेट्स दे दिए w1, w2, w3, wn, ये वेट्स है। हालांकि आपके लिए आपको कोई नई चीज नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि यार ये तो वही है, फ्रीक्वेंसी ही है एक तरह से बस। तो मीन क्या होता है, यहाँ पे मीन वो होता है सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई, फॉर्मूला वही है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। क्लियर है? जैसे मान लो अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड वेटेड मीन of first n natural numbers if their weights are equal to them, तो वेटेड मीन क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर है मान लो है ना, और ये उसका वेट है। अगर नेचुरल नंबर 1 है तो उसका वेट 1 है, अगर 2 है तो उसका वेट 2 है, अगर 3 है तो उसका वेट 3 है, इस तरह चलते चलते अगर n है तो उसका वेट n है। तो हमारे हिसाब से मीन क्या हो गया, n1 इंटू w1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस से लेके n इंटू n अपॉन सबका वेट, तो 1 प्लस 2 प्लस से लेके n तक। तो ये क्या बन गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 2 प्लस से लेके n तक। यहाँ 1 से लेके n के स्क्वायर का सम है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, यही होता है।
और नीचे का Yes, सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 2n प्लस 1/3। ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है भाई? Yes, sir. चलो नेक्स्ट है आपका कंबाइंड मीन। ये क्या होता है, इफ x1 बार x2 बार ऐसे कोमा xn बार या xk बोल दो ना, के बार आर मीन्स ऑफ ग्रुप साइजेस n1 n2 से लेके nk, देन combined mean is x bar sigma xi bar into ni upon sigma ni। भाई एक बात बताओ, टोटल मीन इसका मतलब पता है क्या है? ये कहना चाह रहा है कि एक ग्रुप है n1 लोगों का, उसका मीन ये है, n2 का मीन ये है, nk का मीन ये है, तो सबका मीन क्या होगा? सबका मीन क्या होगा? अब देखो, अगर सिर्फ n1 के ग्रुप की बात करें तो x1 बार क्या होगा? उन सब का सम अपॉन n1, मतलब n1 x1 बार उन सब का सम आ गया। हाँ जी, Yes, sir. तो मतलब इनसे जो लोग थे उनका जो सम आया वो आया n1 x1 बार, दूसरे वालों का आया n2 x2 बार, तीसरे वाले, इस तरह करते करते सबका सम n ये आ गया, और सबका सम अपॉन टोटल सारे लोग कितने हैं n1 प्लस n2 प्लस nk। तो यही तो होता है टोटल मीन। तो उसका फॉर्मूला बन के आ गया सिग्मा xi बार इंटू ni अपॉन ni, वेयर i इक्वल्स टू 1 to k। ठीक है, जैसे मान लो Yes. छोटी सी बात है, एक एग्जांपल लें कि एक क्लास है ना, उसके अंदर 100 बच्चे हैं। इन a क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स। उसमें क्या है, कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं, 70 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। और आपको दे रखा है बॉयज का जो मीन है वो है 76 मार्क्स, और जो कंबाइंड मीन है वो है आपका 72। तो गर्ल्स का मीन क्या है? मतलब सिर्फ लड़कों का एवरेज निकालें मार्क्स का तो 76 है, पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स 72 है आउट ऑफ 100 मार्क्स है ना। मार्क्स क्या, बस ठीक है यही है, जो भी है 100 स्टूडेंट्स थे, मार्क्स का ही होगा, कोई भी चीज का मान लो हो सकता है। तो बॉयज का मीन मान लो ये, गर्ल्स का मीन आपसे पूछा है, कंबाइंड मीन दिए, तो सिंपल सी बात है, जो कंबाइंड मीन होगा वो क्या होगा फॉर्मूला, कि बॉयज का मीन इनटू नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स का मीन इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 70 लड़के हैं, 70 इंटू उनका मीन कितना है 76 इंटू 70 प्लस गर्ल्स का मीन आपसे पूछा है इंटू गर्ल्स की संख्या कितनी है 30 अपॉन टोटल 100, और ये मीन कितना है 72। तो 7200 माइनस 76 इंटू 70 अपॉन 30, ये आपका क्या आ गया गर्ल्स का मीन आ गया। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 240, तो इधर से आ गया एक, बयालीस, तो बस ऐसे ही रखो फिर इसको, 720 माइनस 6 7 42, 42 2 4 4 7 अपॉन 30, तो कितना आ गया 732 में से कितना करना है ये 188/30, 3 6 18 3 6 तो बस इस तरह से कुछ भी आ गया, इसका गर्ल्स का मीन आ गया 62.66 के आसपास आ गया। क्लियर है?
ठीक है सर 6.266 नहीं आएगा क्या 6.2 नहीं आएगा सर नहीं सर वहां पर 3 आएगा सर यहाँ क्यों पे नहीं आएगा नीचे सर यहाँ 3 बच जाएगा ना, तो ये आ जाएगा बस, जो भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस यस ठीक है, ठीक है। तो ये मीन हो गया, मतलब कोई भी टाइप का डेटा हो तो मीन कैसे निकालना है, वेटेड मीन कैसे निकालना है, कंबाइंड मीन, ये सब चीजें अपनी। और जीएम पढ़ रखा है हमने, फिर भी फॉर्मूले अपन बस लिख लेते हैं, फिर अपन मीडियन मोड पे चलेंगे ना। तो ज्योमेट्रिक मीन आपको पता ही है कि अगर आपको एंट्रीज पता हो तो x1 x2 x3 xn, उन सब एंट्रीज की पावर 1/n, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन टाइप 1 डेटा के लिए। सारी एंट्री अलग अलग पता है तो सभी का प्रोडक्ट और उसकी पावर 1/n, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया सिंपल वाला। और अगर टाइप 2 डेटा दे रखा हो जिसमें xi दे रखा हो, इधर fi दे रखा हो ना, ये सब, तो उसका जीएम निकालने का जो है वो होता है x1 f1। भाई x1 कितनी बार आएगा, f1 बार, तो x1 की पावर f1। ऐसे x2 कितनी बार आएगा, f2 बार। इस तरह xn कितनी बार आएगा, fn बार। में 1 अपॉन टोटल n कितना होगा, सिग्मा fi। ठीक है ना। और टाइप 3 डेटा होगा तो उसमें पहले xi निकाल लेंगे क्लास साइज के एवरेज से, उसके बाद fi दे रखा होगा, फिर वापस यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो टाइप 2 और टाइप 3 में तो यही काम चल जाएगा जीएम का। हाँ जी, बोलो। यस ठीक है, सिमिलरली एचएम की क्या बात होगी भाई, एचएम का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन हाँ 1 भाई, प्लस टाइप 1 डेटा है तो n अपॉन क्या होता है, 1/x1 प्लस 1/x2 से लेके 1/xn, यही तो होता है एचएम। तो अगर टाइप 2 डेटा होगा जिसमें xi fi होगा तो 1/x1 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 कितनी बार आएगा, f1 बार, क्योंकि वो f1 बार आता है, तो f1/x1 प्लस f2/x2, फिर ऐसे चलते चलते fn/xn, ये तो डिनोमिनेटर में, और ऊपर f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस टोटल सिग्मा fi आ जाएगा। ये आपका hm हो जाएगा। टाइप 2 और टाइप 3 दोनों में चल जाएगा। टाइप 2 और 3 में सिर्फ क्लास का ही फर्क है, क्लास से xi आ जाएगा, वही टेबल बन जाएगी xi fi वाली, सारा काम आगे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तीनों टाइप के डेटा के लिए आप am gm hm ये सब निकाल सकते हो, मीन वगैरह। यस ठीक, ठीक है। तो इस पे अपन ज्यादा बात नहीं करें, ज्यादा ये पूछा नहीं जाता। नाउ हालांकि ये सब 10th वाली चीजें हैं ना, मतलब चलो जीएम एचएम आपने नहीं पढ़ा हो, बाकी जो मीन वाली मैंने बताई है सब 10th में पढ़ चुके हो। ऐसी मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं जो आप पढ़ के आ चुके हो 10th क्लास में, उसी को मैं दोबारा बता रहे हैं। तो मीडियन, मीन तो होता है एवरेज, है ना। मीडियन क्या होती थी, जो चीज मिडल में आती है ना। टाइप 1 अगर डेटा होता है तो टाइप 1 डेटा के लिए मान लो x1 x2 इस तरह से चीजें बिखेर रखी हैं, तो हम क्या बोलते थे, अरेंज द थिंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैंने चीजें अरेंज कर दी, देन इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, टोटल कितनी चीजें हैं, 15 चीजें हैं, तो मिडिल में एक ही आएगी, 7 इधर बीच में एक ही आएगी, 8वीं, जो हम बाइनोमियल में भी ये सब करते थे, तो वो कैसे आएगा, 15 + 1/2 16, है ना, बाई 2 8। तो मीडियम क्या हो जाएगी, n + 1/2th टर्म इफ n इज ऑड। और अगर n इवन है तो बीच में 2 टर्म्स आएंगी, तो उनके एवरेज के बराबर आएगी मीडियम। तो n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म बाई 2, ये याद है ना सबको।
भाई जैसे मान लो डेटा दिया आपको 2 यस सर 3 4 4 4 5 6 7 7 इस तरह से कुछ डेटा दिए, तो 3 3 6 3 9 है, तो मिडल में कौन सा आएगा, ये आएगा पांचवा। तो कैसे पता चला, 7 + 1/2, क्योंकि तो क्या आ गया, फोर्थ टर्म आ गया, फोर्थ टर्म नहीं, टोटल कितने 4 8 है, 9 है ना, तो 9 + 1 फिफ्थ टर्म आ गया। तो यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म, ये मीडियन हो गया। अगर मान लो ऐसा होता 2 3 4 4 5 6 7 7 8, तो हम बोलते 3 2 5, एक 4 और था है ना, 1 4 3 और 2, तो हम बोलते 10 टर्म है, 10 टर्म है, 10 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म मीडियन क्या होगा, 10/2 फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म बाई 2, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा ये है, छठा ये है, तो मीडियन क्या बोलते हैं आप, 4 + 5/2, 4.5। क्लियर है ये? यस सर है ना, तो टाइप 1 डेटा में मीडियन निकालना बहुत सिंपल होता था। टाइप 2 में क्या करते हैं, अगर एक्सआई एफआई ये सब दिया जाता है, तो भाई एक्सआई एफआई आपको कॉलम दिए जाएंगे, उसमें आप क्या करोगे, एक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, अगर ऊपर नीचे दिए हैं तो, अगर इंक्रीजिंग में दिए फिर तो बात ही खत्म। टाइप 2 में एक्सआई एफआई ऐसे कॉलम दिया जाएगा, तो पहले तो आपको ये नोट रखना है कि एक्सआई शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम अप टू डाउन, है ना, इस तरीके से बढ़ते क्रम में, है ना, ऊपर से नीचे जाते वक्त वो ऑर्डर बढ़ता रहना चाहिए, एक्सआई की वैल्यू बढ़ती ही चलनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हम सिग्मा एफआई की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, उससे पहले एक चीज और करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम सीएफआई। भाई जैसे मान लो यहाँ पे है एक्सआई x1, ये कोई डेटा ले लेते हैं, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया, और इधर दिया 8 10 11 16 20 25 15 9 6, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दिया आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी मीडियन निकालना है, तो पहले तो हमने देखा ये सारे एक्स आई बढ़ते क्रम में है, ठीक है। नाउ क्या करो, सी एफ आई कॉलम बनाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 8 और 10 18 18 और 11 29 29 और 16 45 और 20 65 और 25 90 और 105 114 और 120, ये आ गया। तो ये आपका टोटल एन आ गया, सिग्मा एफ आई कह लो 120। तो अब क्या करना होता है, टोटल टर्म्स देखो कितने हैं, तो वही बात, अगर एन इवन है, एन मतलब सिग्मा एफ आई, तो n/2th एंड n+1 n/2 + 1th टर्म बाय 2 मीडियन आएगा। अगर n ऑड है तो n+1/2th टर्म आपका मीडियन हो जाएगा। सेम लॉजिक है, बस कोई फर्क नहीं पड़ा, बस CFI बना के आप चेक कर लो। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखा n120 है, तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो 60वां टर्म और 61वां टर्म उनका एवरेज जो होगा वो मीडियन होगा। मीडियन क्या होगा, 60th टर्म प्लस 61th टर्म बाय 2। तो यहां से देखो 45 तक तो बंदा यही है, 45 से लेके 65 तक के जो लोग हैं उन सब की वैल्यू क्या है, 5 है, 5, मतलब 60th टर्म भी 5 है और 61th टर्म भी 5 है। ये बात समझ में आई? हाँ जी सर, ये दोबारा बताओ भाई, 8
लोग तो पहले 1 में थे, फिर अगले अगर आप ऐसे लाइन में लिखोगे, ऐसे लाइन में शुरू में 8 बार 1 1 1 1 1 1 1 आएगा, फिर 10 बार आएगा 2 2 2 2 2 2, तो 8 10 18, फिर 11 बार 3 आएगा 29 हो गए, फिर 45 हो गए। तो ऐसे ही 46 से लेके 65 तक तो 5 5 5 5 5 लिखा होगा, तो 60वें नंबर में भी 5 होगा और 61वें नंबर में भी 5 ही तो आएगा। यस तो बस 5 + 5 बटा 2 मीडियन क्या आ गया, 5 आ गया। अगर मान लो ऐसा होता ये 60 पे खत्म हो रहा होता, तो 60वां टर्म तो 5 होता और 61वां टर्म 6 होता, तो मीडियन क्या आता 5.5। क्लियर है? हाँ जी। यस और बाकी इसमें कोई लंबी चौड़ी ऐसी बात नहीं है, ये आपके 10th क्लास का पार्ट है ना, पता होना चाहिए आपको, बट ठीक है आपको दोबारा याद कराया जा रहा है। क्यों? हम नालायक हैं, हम पढ़ते नहीं है, हमें पता है। कर लिया नोट? चले आगे। 2 minutes हो गया। ठीक। टाइप 3 डेटा में कैसे करते थे? टाइप 3 में मीडियन कैसे निकालते थे भाई? मीन निकालने के लिए तो बहुत सिंपल था, उसके एवरेज को एक्सआई लेके सेम टाइप 2 से प्रोसीड करते थे। इसमें ऐसा नहीं करते थे, इसमें हम ऐसे करते थे कि ये आपका क्लास साइज है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। मान लो क्लास आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, छोटा सा ही क्वेश्चन है, मान लो 5 4 8 7, ये दिया हुआ है। ठीक, मीडियन निकालना है, तो हम क्या करते थे? सबसे पहला जो काम हम करते हैं, हम निकालते हैं CFI, जो हम टाइप 2 में करते हैं। तो 5 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24। तो यहाँ पे सिग्मा FI बराबर N की वैल्यू कितनी आती है? 24 आ जाती है भाई, टोटल 24 है ये। तो अगेन वही काम है ना, स्टेप 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ N/2। अब इसमें थोड़ा तरीका बदल जाएगा। इसमें क्या है, स्टेप 2, N/2 की वैल्यू मान लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या आ गई, एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में कितनी आ गई, 12 आ गई, 12। अब आपको क्या करना है, ये CFI वाले कॉलम में या तो 12 नंबर हो या 12 से जस्ट बड़ा हो, वो वाला रो सिलेक्ट करोगे आप। तो इन कॉलम ऑफ CFI नंबर इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन N/2, चूज नंबर वो है ना। तो यहां पे इन केस में ये वाला नंबर चूज हो गया, ये 17, 12 से जस्ट बड़ा। बोलो। यस सर। तो स्टेप 3 हो गया चोजन रो, जो आपने रो चूज करा है ना, चोजन क्लास, भाई क्लास कौन सी क्लास आ गई, 20 से 30 वाली क्लास आ गई। चोजन क्लास इज कॉल्ड मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास आ गई। नाउ मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है m का, L प्लस N/2 माइनस CF0 अपॉन F इंटू H। अब इसमें ये सब चीजें क्या होती हैं है ना, वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि कल को आपको कोई भी ऐसे डेटा से मीडियन की निकालने की जरूरत पड़ी तो अपन कैसे निकालेंगे। L तो होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास, जो भी आपकी मीडियन क्लास है ये वाली 20 से 30 वाली, उसकी लोअर लिमिट क्या है 20, लोअर लिमिट ऑफ क्लास।
n/2 तो पता ही है आपको, n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। f होता है, जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और h होता है क्लास साइज। तो ये सारी चीजें तो क्लास से रिलेटेड है, जो आपने क्लास चूज करी है उसका साइज क्या है, उसकी लोअर लिमिट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, n क्या है, वो तो अलग चीज है। जो CF नोट है ना, CF नोट, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन से जस्ट पीछे वाली जो क्लास है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ध्यान दो, L की वैल्यू कितनी हो गई 20, n/2 की वैल्यू कितनी हो गई 12, F की वैल्यू कितनी हो गई 17, सॉरी 8, इसकी फ्रीक्वेंसी 8, F की वैल्यू कितनी हो गई 8, H क्या होगा क्लास साइज 30 - 20, लोअर माइनस अपर, 10 आ गया। उसके बाद इससे जो पीछे वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF नॉट, उसकी वैल्यू आ गई 9। अब फॉर्मूला लगा लो, मीडियन का वैल्यू आ गया 20 + 12 - 9 अपॉन F कितना है 8 इंटू H कितना है 10, तो 20 + 12 - 9 30/8, ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो मीडियन तीनों डेटा के लिए, अगर सिंपल डेटा है उसको अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, अगर ओड नंबर है तो जस्ट बीच में एक टर्म आएगा वो मीडियन है, अगर इवन है तो बीच में 2 टर्म आएंगे, उनका एवरेज मीडियन है। टाइप 2 डेटा है तो भी FI और फिर CFI का कॉलम बना लो, उसमें आप देखो n/2 की वैल्यू अगर ओड है फिर तो वही वाला रो, ठीक है। n/2 अगर, क्या बोल रहा था मैं, n पिछले क्वेश्चन में मैंने n/2 थोड़ी निकाला, n निकाला था ना, देखना, हाँ n ही तो निकाला था, 120 आया था उसमें। तो जब टोटल n था तो अगर वो इवन है तो वही n/2 एंड n/2 + 1th टर्म का एवरेज आएगा, और अगर ओड है तो n + 1/2th टर्म आएगा। फिर वो हम उससे देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट है। तीसरे में क्या है, इसमें x नहीं पता होता, इसमें क्लास मीडियन क्लास पहचाननी होती है। तो उसका तरीका है टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल के उसका हाफ करके देख लो, वैल्यू उसके बराबर या उससे जस्ट बड़ी जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिलेगी वो वाली जो क्लास आएगी दैट इज द मीडियन क्लास। उसमें L n/2 CF नोट FH बता दिया हमने, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस ठीक। नेक्स्ट इज मोड। मोड क्या होता था? मोड होता था जो चीज सबसे ज्यादा बार आती थी, पता ना आपको। नेक्स्ट क्या होता था? मोड। तो टाइप 1 जो भी डेटा से बिखरा हुआ है, तो द क्वांटिटी विच कम्स मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड मोड। मतलब ये नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे बात करें, मैंने कहा 2 3 5 7 2 3 4 1 0 7 8 2 3 4 2 2 3। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बाकी सारे उससे कम ही आ रहे हैं, तो मोड कितना हो गया? 2 हो गया। 5 को मोड नहीं बोलेंगे, मोड क्या हो गया? 2, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 5 उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? टाइप 2 में भी क्लियर है। यहां पे जो भी एंट्री आएगी, है ना, तो मान लो मैक्सिमम FI जहां पे है, तो ये वाला XI आपका क्या होता था? मोड होता था। भाई जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसी को मोड कहते हैं। नहीं क्या?
ये मान लो टेबल दी हुई है एक्स आई एफ आई की, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है 10, तो मोड क्या हो गया 3 हो गया। ये कह रहा हूँ, समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी, ठीक है। अब क्लास दे रखी हो तो कैसे करना है, टाइप 3 डेटा के लिए मोड कैसे निकालने हैं। तो टाइप 3 डेटा में भाई ऐसा क्लास दिया जाएगा आपको, सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। एग्जांपल से ही समझते हैं इसको भी। तो डेटा ले लेते हैं, वही ले लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 5, 4, 8, 7 जो था ना, ठीक। अब इसमें अगेन भाई पहले जैसे उसमें मीडियन क्लास पहचाननी होती थी, इसमें मॉडल क्लास तो पहचानोगे पहले। यस सर। तो पहले अब ऑब्वियसली स्टेप 1, which class has maximum frequency is called मॉडल क्लास। पहले तो आपने मॉडल चूज कर लिया भाई, कौन है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इसकी, तो ये आपकी मॉडल क्लास आ गई। बस अब फॉर्मूला लगा दो, मोड स्मॉल m मोड बोल दिया मैंने, तो इसका फॉर्मूला है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें L अगेन वही लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H साइज ऑफ क्लास, F1 इसमें है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, F0 है जैसे वहां पे भी नोट किया था उसकी पिछले वाली क्लास की प्रवास CF0 था, तो वहां पिछले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, इसमें F0 है तो पिछले वाली क्लास की सिर्फ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 मतलब बाद वाली, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है ना। बाद वाली और पहले वाली को नाम दिए, जैसे मान लो इसमें बात करें तो F1 तो हो गया 8, F0 इसके पीछे वाली क्लास तो वो होगी 4, और F2 इसके बाद वाली क्लास वो हो गई 7, ठीक है। एंड बस आयो, तो मोड का फॉर्मूला L कितना है 20 प्लस 8 माइनस 4 अपॉन 16 माइनस 4 माइनस 7 इंटू 10, ये आपका मोड का आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? नो सर। नो सर। ठीक, चलो तो ये जो पार्ट था वो था 10th तक का जो आप पढ़ के आए हो, जो थ्योरी है। ये पढ़ाना इसलिए था कि या तो आपको याद होता है ना, याद अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ लोगे। ये पढ़ाना इसलिए था कि हालांकि इस चैप्टर में जो अभी हमें पढ़ना है ना, वो तो हमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज नहीं पढ़नी है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है उनमें जो डिस्पर्जन होता है ना, डिस्पर्जन, अभी बात करेंगे डिस्पर्जन क्या है, उसको पढ़ना होता है, उसको मापने के क्या तरीके होते हैं। तो उन तरीकों के जो फॉर्मूले हैं उनमें मीन मीडियन निकालना आना पड़ेगा। तो कल को कोई टेबल देके पूछ लिया मीन डेविएशन बता दो, तो डेविएशन निकालने के लिए मीन आना चाहिए, मीन आने के लिए फिर आपको टेबल वाला मीन पता होना चाहिए, इसलिए वो सारी चीजें बताई जो 10th वाली आपकी यूज होगी। नाउ अपन थोड़ी सी और बात करते हैं आगे, 11th पार्ट अब शुरू हो रहा है, जिसमें हम बात करेंगे कि डिस्पर्जन क्या है ना। बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, है ना, हाउ टू मेजर डिस्पर्जन।
डिस्पर्जन क्या है पहले तो उस पर बात करते हैं। भाई एक बात बताओ, डेटा में जो वेरिएबिलिटी होती है ना, उस चीज को बेसिकली डिस्पर्जन बोला जाता है। जैसे मान लो एक प्लेयर है, एक ए प्लेयर है जिसने 5 मैचों के स्कोर की बात कर रहे हैं ना, एक में 0 मारा, एक में 10 मारा, एक में 50 मारा, एक में 90 मारा, एक में 100 मारा। और एक दूसरा प्लेयर है, एक ने 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है। तो मान लो मैं टीम सिलेक्टर हूँ ना, प्लेयर सिलेक्टर हूँ, सामने वाले ने मेरे को 2 प्लेयरों के बारे में बताया कि ये 5 मैचों का इनका एवरेज 50 है। तो एवरेज तो 50 इसका भी है और एवरेज 50 इसका भी है। बट तुम खुद बताओ, अगर आपको कौन सा प्लेयर लगता है कि जो वाकई अच्छा प्लेयर है, जो मतलब चूज करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए बिकॉज ये कंसिस्टेंट है। भाई ये तो आड़ू लट है लग गया तो छटक लग गया, वरना 0 पे आउट हो गया, है ना। मतलब एक बात कर रहे हैं रफली कि इस प्लेयर पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इस प्लेयर पे ज्यादा ट्रस्ट किया सकता है, फिर तो मैं तो पर्सनली यही प्लेयर चूज करना चाहूंगा। बट जो मुझे डेटा बताया जा रहा है कि क्या बोलते हैं एवरेज तो सर 50 है, फिर मैं कैसे डिसाइड करूं कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बताना तो फेल हो गया। सिर्फ आप मीन के बेसिस पे तो जज नहीं कर सकते। आपको ये कौन बताएगा उसमें वेरिएबिलिटी है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं, एक टर्म होता है रेंज, रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है 100, और यहाँ डिफरेंस कितना है 4। जैसे ही आपको साथ बंदे ने बता दिया कि सर इसकी रेंज 100 है, इसकी रेंज 4 है, तो आप समझ जाओगे अच्छा एवरेज तो 50 है। वो 50 के आसपास की रेंज में ही है, मतलब रेंज 4 है तो मतलब 48-52 के आसपास, और उसकी रेंज 100 है मतलब वो 0 से 100 तक गया हुआ है, मतलब वो 0 पे भी आउट हुआ है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका जो क्या बोलते हैं बैटिंग है वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो चीज है ना, डिस्पर्जन इन डेटा, कितना फैला हुआ है, कितना उसमें बिखराव है, ये जो चीज होती है ना, इस चीज को मेजर करने के क्या तरीके हैं और क्या फॉर्मूले हैं, उस चीज पे बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। हाउ टू मेजर द डिस्पर्जन, है ना। तो उसका एक वन ऑफ द मेथड था रेंज, जो मैंने अभी बताया। तो ऐसे मेन 3-4 मेथड है उस पर, तो उस पर बात करते हैं। तो हेडिंग डालें ways to measure the dispersion in data। डेटा में डिस्पर्जन को मेजर कैसे किया जाता है, या कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो उसमें ऑब्वियसली सबसे पहला जो है वो है रेंज, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज मीन डेविएशन बोल दो ना, डेविएशन। हालांकि वैसे डेविएशन किसी के आउट भी हो सकता है, बट जो मेजर मेनली हम पढ़ने वाले हैं ना, वो मीन डेविएशन ही पढ़ने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मीन लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरा वेरिएंस, एंड चौथा जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेसिकली हमें 4 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, कि जो भी हम फॉर्मूले वाली इसकी देखेंगे। तो फटाफट फॉर्मूले देख लेते हैं। तो रेंज तो मैंने बताई दिया आपको। रेंज क्या है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल लेके बताए थे, तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो, उसकी रेंज है। तो इसके अलावा जो डेविएशन है ना, डेविएशन वो क्या चीज है। अभी देखो एज्यूम्ड मीन जो मेथड था हमने पढ़ा था, उसमें अगर हमने डेविएशन की बात करी थी तो हमने कहा था कोई भी नंबर ए है उसको एक्स में से घटा दो, तो एक्स आई माइनस ए लिया था। ऊपर की एंट्रीज नेगेटिव आई थी, बीच में 0 आई थी, नीचे पॉजिटिव आई थी। अगर मैं उनका सबका सम करूंगा ना तो 0 आएगा। तो मैथमेटिशियन ने सोचा डेविएशन का अगर सम करेंगे 0 आएगा हर बार, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा बिखरा हुआ है कौन कम बिखरा हुआ है। तो उन्होंने मोड लगा के काम करना शुरू कर दिया कि मोड से कम वैल्यू आएगी और ये पता चल जाएगा कौन ज्यादा बिखरा हुआ है और कौन कम बिखरा हुआ, मतलब किसका डेविएशन मीन से ज्यादा है और किसका डेविएशन मीन से कम है। तो जो डेविएशन है ना, पहली बात तो हम डेविएशन किसी भी क्वांटिटी के अबाउट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि x1 x2 xn are entries and x bar is mean of them,
then first mean deviation about mean. मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब होता है हर एंट्री को मीन में से घटाया, उसका मोड लिया, फिर उसका सम करा अपॉन में टोटल एंट्रीज का सम, सिग्मा एक्स आई। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सर ऊपर सिग्मा भी आएगा? हाँ, सो ऑब्वियसली है ना। सभी जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल से बात करें, मान लो एक्स आई है, ये एफ आई है, ये 2 4 6 8 10 है, ये 1 3 5 7 9 ऐसा है। तो मैंने क्या कहा, इनका मीन निकाला, तो मीन क्या आएगा इनका, एक्स आई एफ आई 2 4 3 12 6 5 3 8 7 56 10 9 90। यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई करके सिग्मा एफ आई करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 6 10 1 3 4 5 5 10 190। और इधर कितना आ जाएगा, 3 4 9 9 9 18 18 7 25। तो जो मीन आएगा आपका वो कितना आएगा, 190/25 है ना। थोड़ा इसको अच्छा कर लो और 10 नंबर और बढ़ा दें अपन है ना, इसको 2 और 1 है ना, 2 और 6 कर लो तो 12, हाँ तो 200 हो गया ये। ठीक है, 200 हो गया तो 8 आ गया मीन। अब अपन क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। तो 8 में से 2 घटाया -6 का मोड 6, 8 में 4 घटाया 4, 8 में 6 घटाया 2, 8 में 2 घटाया 0, 8, 8 में 10 घटाया 2 का मोड। अब क्या करोगे आप, ये जो एंट्री आ गई ना, इन सब का जो सम करोगे, 6 + 4 + 2 + 0 + 2, तो 2 2 4 8 8 और 6 14 अपॉन सिग्मा एफ आई। सॉरी, ये तो एफ आई वाला टेबल हो गया ना, मैंने तो सिर्फ एंट्रीज बोली थी, ये तो टाइप 2 में चला गया मैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको हटाओ। अब तो ये मानो 5 एंट्रीज हैं, 2 4 6 8 10, इनका मीन क्या होगा, 6 होगा, 6 एक्स बार जी। यस सर। अब क्या करा हमने, ये एक्स एंट्री है एक्स आई, वो क्या है 2 4 6 8 10। अब हमने नया निकाला डी आई, डी आई मतलब एक्स आई में से क्या घटा दो, मीन घटा दो, उसका मोड ले लो। 6 में 2 घटाया 4, 4 में 6 घटाया 2, 6 में 6 0, 8 में 6 2 0, 10 में 6 4। अब इसका जो सम करा तो ये कितना आ गया, 4 2 6 6 12। तो जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या आया, इन सब का सम कितना, 12 अपॉन सिग्मा एक्स आई थोड़ी आएगा, एन आएगा, एन कितने नंबर है, तो कितने हैं 5, तो 2.5, कितना आ गया, 2.5 आ गया मीन डेविएशन। बात समझ में आ गई? नीचे तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आएंगी ना। यस सर। तो ये तो था टाइप 1 डेटा में। टाइप 1 डेटा में अगर मान लो टाइप 2 डेटा है या टाइप 3 है, भाई 2 और 3 में तो सिर्फ इतना ही फर्क है ना, आप एक्सआई 3 में क्लास साइज का एवरेज लेके एक्सआई निकाल लोगे, उसमें पता क्या होगा, उसमें ऐसे एक्सआई आएगा, इधर एफआई आएगा, इधर आप डीआई बनाओगे खुद, एक्सआई माइनस एक्स बार निकाल लोगे पहले, फिर आप इसकी एक टेबल बनाओगे एफ आई डी आई। तो जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला आएगा ना, वो पता क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मोड एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। वो एक ही बात है, नीचे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज ही लिखा है। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। अब ये तो था मीन डेविएशन अबाउट मीन, और अगर कुछ ना लिखा हो ना, सिंपल ये पूछा हो मीन डेविएशन, तो वो अबाउट मीन ही निकाला जाता है, क्योंकि उसका नाम ही मीन डेविएशन है। बट फिर भी इसमें सेकंड पार्ट जोड़ लें, अगर वो कह दे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो यहां पे आप जो घटाते हो मीन में से नहीं घटाओगे, वो किस में से घटाओगे,
मीडियन में से घटाओगे। तो देखो अगर टाइप 1 डेटा होगा तो अरेंजिंग ऑर्डर में निकाल लोगे तो आपको मीडियन भी निकालनी आती है, उसके बाद हर डेटा को मीडियन में से घटा दोगे, उनको जोड़ दोगे, टोटल नंबर एंट्रीज कर दोगे। अगर टाइप 2 डेटा होगा या टाइप 3 डेटा होगा तो दोनों केसेस में आपको मीडियन निकालनी आती है ना, मीडियन निकालनी बता दी। फिर आप नया कॉलम बनाओगे xi माइनस एम का, xi माइनस एम का, एम क्या है मीडियन, वो आप निकाल लोगे। फिर अगेन यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, xi माइनस एम का सम अपॉन सिग्मा fi। तो मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकल जाएगा। अगर वो कहे मोड के अबाउट, इसी में मान लो थर्ड पॉइंट में वो कह दे मोड के अबाउट, तो यहाँ पे जो घटा रहे हो जिसमें से वो मोड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसलिए मीडियन मोड निकालना आपको सिखाया कि चाहे टाइप 1 डेटा हो, चाहे टाइप 2 डेटा हो, चाहे टाइप 3 डेटा हो, मीडियन मीन मोड निकालना आपको आता है। अब मीन डेविएशन क्या होता है, हर एंट्री का जिसके अबाउट निकाल रहे हो उसमें से डिफरेंस का मोड अपॉन एंट्रीज। सो सिंपल तो ये फॉर्मूला है। और अगर टेबल वाला करोगे तो fi इंटू xi माइनस एम का मोड अपॉन सिग्मा fi। इन जनरल तो वो m मीन ही होता है, बट अगर वो बोल दे पर्टिकुलर कि मीडियन के अबाउट निकालो या मोड के अबाउट निकालो, तो वो जो आप टेबल बनाओगे ना, ये जिसमें से घटाओगे मीन के जगह वहां मीडियन या मोड आ जाएगा। या कल को वो कोई चौथी चीज भी बोल सकता है, मान लो कोई नंबर दे दिया उसने 100, इस 100 के अबाउट मीन डेविएशन निकालो, तो आपके लिए वो ये नंबर 100 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आपको आ गई? यस। तो बस ये मीन डेविएशन है, आप किसी भी चीज के अबाउट इसको निकाल सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेरिएंस है, वेरिएंस। तो एक तरीका और है, कुछ लोगों ने क्या है, मोड की जगह हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मोड की जगह स्क्वायर कर दिया, है ना, वेरिएंस। तो टाइप 1 डेटा के लिए उसने क्या करा, xi माइनस मीन x बार का मोड करने की जगह उसका स्क्वायर कर दिया का सिग्मा अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, इसको हमने बोल दिया वेरिएंस। ये सिंबल है वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर। और अगर टाइप 2 या टाइप 3 डेटा होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिग्मा fi xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, n मतलब सिग्मा fi। तो ये आपका उस केस में वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो वेरिएंस निकालने का ये तरीका हो गया कि xi माइनस मतलब जो पहले डेविएशन में जो मोड का काम था, अब मोड की जगह बस वहां स्क्वायर कर दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा है आपका। ठीक है, एक चीज और, ये तो है बेसिक, जैसे मान लो आपने टेबल xi दिया, fi दिया, आपने मीन निकाल लिया, फिर आपने xi माइनस x बार की टेबल बना ली, फिर उसका स्क्वायर करके टेबल बना ली, उनको जोड़ दिया अपॉन n कर दिया, या इंटू fi करके टेबल बना लिया, n कर दिया, आंसर आ जाएगा। बट इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, VVIP, रामबाण है वो, है ना। क्या कि इसी वेरिएंस को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, सिग्मा xi का स्क्वायर i बराबर 1 से n अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का स्क्वायर। ठीक है जी, ये है। इसका क्या मतलब है कि यहां पे तो पहले आपने क्या करा है, स्क्वायर्स का मीन करा है, xi एंट्री है, फिर xi स्क्वायर करके एक कॉलम बन गया, उन स्क्वायर्स का मीन है। ये क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x, और ये है स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ x। पहले x का मीन निकाला, फिर उसका स्क्वायर करा। तो बस इसको ऐसे याद रख सकते हो, सिग्मा i बराबर 1 से n, xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। ये तो हो गया किसमें, टाइप 1 में। और टाइप 2 3 में बस fi वाला फर्क पड़ जाएगा, उसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा fi xi का स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi, वही मीन ही तो निकालना है, माइनस सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये मीन है, इसका स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, वेरिएंस। तो रेंज हो गया, मीन डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया। चौथी जो चीज है लास्ट, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। चौथी जो चीज है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज हमेशा रूट ऑफ वेरिएंस होता है। रूट ऑफ वेरिएंस मतलब सिग्मा। पहले आपने वेरिएंस निकाल लिया, उसका स्क्वायर रूट ले लो, बस वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो 3-4 टर्म हमने और देख ली, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, है ना। बाकी इस पे जो भी की पॉइंट्स हैं प्रॉब्लम्स करने के लिए या प्रैक्टिस वगैरह है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थ्योरी में एज सच बस इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।